तो थोड़ा सा मैं आपको पहले सिलेबस लिखा देता हूँ, फिर बात करते हैं आगे। विश्व भूगोल स्टार्ट करें पहले। विश्व भूगोल, और इसमें बृहद स्थलाकृतियाँ। सब लोग हिंदी मीडियम में ही, इंग्लिश में भी हैं? इंग्लिश है कितने लोग? ठीक। वर्ल्ड ज्योग्राफी और मेजर लैंड फॉर्म्स। देखो सिलेबस में थोड़ा सा बताता हूँ, जो प्री का आपको एग्जाम में थोड़ा बदलाव हुआ है उस हिसाब से। और पहले पेज पर आप सिलेबस जरूर लिखना, क्योंकि सिलेबस पता होना चाहिए क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। भूगोल पाठ्यक्रम, वैसे तो 3 पार्ट आपको पढ़ने हैं भूगोल के, विश्व का, भारत का और राजस्थान का, लेकिन मैं 2 पार्ट की बात करूंगा, विश्व और भारत। विश्व भूगोल, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो टॉपिक आपके हैं, पहला है बृहद स्थलाकृतियाँ, बृहद स्थलाकृतियाँ, मेजर लैंड फॉर्म्स, और इसमें पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। एक तो ये आपका पार्ट दे रखा है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आता ही है इस वाले पार्ट से। दूसरा है प्रमुख नदियाँ एवं झीलें, विश्व की प्रमुख नदियाँ एवं झीलें, ये टॉपिक है आपका। इसके बाद इस साल नया जो सिलेबस आया है उसमें जोड़ दिया है प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। तो 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नया जुड़ा है प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन लिख लेना इसमें। फिर इसमें इस बार जोड़ दिया है कृषि वाला टॉपिक भी। कौन सा टॉपिक जोड़ दिया है? कृषि। कृषि में मेनली है आपका फसलों के प्रकार या प्रमुख फसलें, प्रमुख फसलें। ये टॉपिक एक साथ हो जाएंगे दोनों, क्योंकि जहाँ जहाँ प्राकृतिक वनस्पति पढ़ेंगे उसी हिसाब से वहाँ जलवायु, और जलवायु के हिसाब से वहाँ पर क्या मिलेगी? फसलें। तो इस तरह से छोटे टॉपिक हैं। इसके बाद अगला टॉपिक इसमें जोड़ दिया है आपका परिवहन। ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा कर दिया है, पहले केवल और आपको जल परिवहन पढ़ना था, कितना? जल परिवहन। अब परिवहन दे दिया है तो जल भी पढ़ना पड़ेगा, सड़क भी और रेल मार्ग भी, ट्रांसपोर्टेशन। और उसके बाद है पर्यावरणीय मुद्दे। पर्यावरणीय मुद्दे, एनवायरमेंट इशू। और इसमें दे रखे हैं मुद्दे कौन कौन से पढ़ने हैं। एक है वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग, एक है ओजोन क्षरण, एक आपको पढ़ना है वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन, और एक आपको पढ़ना है मरुस्थलीकरण। ये पार्ट आपका है, ठीक है। तो लिख दो साथ साथ में, इसको टाइम कम खराब होगा। विश्व का भूगोल, ऐसे ही भारत का भूगोल है। भारत का भूगोल, तो भारत के भूगोल में जो टॉपिक हैं वो है भारत के भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश। फिर है भारत की जलवायु, फिर है अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, फिर है
धात्विक एवं अधात्विक खनिज, धात्विक एवं अधात्विक खनिज। फिर यहाँ लिखना प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक प्रदेश। उद्योग एवं औद्योगिक प्रदेश। और प्रमुख फसलें। ये है टॉपिक आपके। अब इसमें क्या है कि पहले सिलेबस आप देखेंगे पिछली साल का, तो आपको परिवहन वाला टॉपिक यहाँ भी मिलेगा, लेकिन अब परिवहन किस में दे दिया इधर, तो ये परिवहन अपने आप इसके अंदर भी आ जाएगा, तो यहाँ भी आएगा। इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना ही पड़ेगा, लिख लो इसको जल्दी से, लिख लो इंग्लिश में इसको। ये तो लिखना फिजियोग्राफिक डिवीजन, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम, ये है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, मेजर इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल रीजन, और मेजर क्रॉप्स। इंग्लिश में फिजियोग्राफिक डिवीजन, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत के भौतिक प्रदेश, यहाँ लिख देना क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ये लिख देना मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, ठीक है। इसमें एक टॉपिक और लिखना, यहाँ पर एक और ऐड करना, यहाँ पर है विश्व के प्रमुख उद्योग, प्रमुख उद्योग। वर्ल्ड ज्योग्राफी में उद्योग वाला और रह गया इसमें। देखो, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी से अगर हम बात करें तो आपके लगभग आपके 12 से 13 क्वेश्चंस आते हैं। कितने आते हैं? 12 से 13। अब इन 12-13 क्वेश्चंस की बात करें तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पूरा सिलेबस आपको अगर थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो हो जाएंगे आसानी से। जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखें तो विश्व के उद्योगों से औद्योगिक क्षेत्र जो है उससे एक क्वेश्चन आप देखेंगे हर साल पूछा जाता है, हर साल। कोई भी ऐसा साल नहीं है जिसमें उद्योग से क्वेश्चन नहीं आता है। अब जैसे 4 औद्योगिक क्षेत्र दे देते हैं, 2-3 यूएसए के ले लेंगे, एक ब्रिटेन से ले लेंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सा उत्तरी अमेरिका का उद्योग नहीं है, तो वो आपके आते हैं इस तरह से। दूसरा, स्थलाकृतियों की बात करें पर्वत और पठारों से, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके आते हैं सुमेलित करने के लिए, सुमेलित करने के लिए आ जाते हैं। जैसे हटा दो उसको, लिख रहे हो अभी। जैसे महाद्वीपों में अलग अलग महाद्वीपों से एक एक पठार ले लेंगे और पूछेंगे कौन सा सुमेलित है या कौन सा सुमेलित नहीं है, या सुमेलित कीजिए। ऐसे ही आ जाता है घास के मैदानों से, 3-4 घास के मैदान ले लेंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सा घास का मैदान उष्ण कटिबंधीय है या कौन सा शीतोष्ण है। तो ये सुमेलित करने के लिए आता है, आसान क्वेश्चन आते हैं। एक बार अगर मैप में इन सारी चीज़ों को हम लोग समझ लेंगे तो ये वाले जो टॉपिक है यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि सीधा सीधा पूछा जाता है। एटलस है आप लोगों के पास? सब लोगों के पास एटलस तो नहीं है, तो एक एटलस आप जरूर ले लो, कोई भी ले लो, चाहे ऑक्सफोर्ड की मिल जाए चाहे ओरिएंट ब्लैक स्वान की। वो एक्सपोर्ट जो आपकी एटलस आप लेकर आओगे उसमें यहीं की यही चीज़ें आपकी जल्दी से क्या होगी, क्लियर हो जाएगी। एक बार महाद्वीपों में आप लोकेशन जान लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस महाद्वीप में कौन कौन से प्रमुख पर्वत हैं, कौन कौन से प्रमुख पठार हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन सी क्या है झीलें हैं। लोकेशन से कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। जैसे आपसे यही पूछ लिया जाए 4 झीलों के नाम दे दें, अब हटा दें उसको। अब एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया जाए 4 झील दे दें आपको ऑप्शन में, एक यहाँ पर दे दें महान झीलें, महान झीलें, बड़ी झीलें ले लेते हैं विश्व की। एक दे दें आपको कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। एक झील आपको दे दें विक्टोरिया, विक्टोरिया झील। और एक झील मान लेते दे देते हैं टिटिकाका झील, टिटिकाका झील। और आपसे एक सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो क्या आंसर होगा? कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? अब ये चीज जब आप एक बार वर्ल्ड के मैप में महाद्वीप वाइज हम सारी झीलों की स्थिति देख लेंगे मैप के अंदर, तो आप आसानी से इनके बारे में बता सकते हैं इनकी लोकेशन कहाँ पर है और कौन सी झील भूमध्य रेखा पर है, कौन सी कर्क रेखा पर है, कौन सी आपकी मकर रेखा पर पड़ती है। तो ये इसलिए जरूरी है आपको साथ में कल से क्या लेकर आनी है? एटलस। एक एटलस आपके पास जरूर होने चाहिए अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि वर्तमान में जो आरपीएससी का एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है, मुझे लगता है आपने एक आध पेपर देखा होगा जो आरपीएससी ने बदले हुए पैटर्न के साथ पूछा है। देखा है किसी ने? अरे हाँ या ना, कुछ तो डरे डरे के बैठे आप लोग। कोई डर लग रहा है मेरे से क्या? मेरे दांत तो बाहर निकले नहीं है, हैं? तो फिर डर क्यों रहे आप लोग? भाई हाँ ना तो बोल ही सकते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन नहीं ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अभी टेंशन नहीं लेनी, तो क्या भी लगाएंगे तो चल जाएगा काम। लेकिन आपको क्या चीज़ पता है, जब हाँ ना करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा, क्योंकि अभी मुझे क्या ब्रह्म ज्ञान की तो प्राप्ति हुई नहीं है कि मैं मन पढ़ पाऊँ कि भाई किसके मन में क्या चल रहा है, ठीक है ना। वो कुछ समय बाद हो सकता है हो जाए। आरपीएससी का जो बदला हुआ पैटर्न है उसके हिसाब से तैयारी करनी है। ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आपको देखने ही है, उससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ध्यान रखना व्याख्यात्मक क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, व्याख्यात्मक आएंगे। सीधा फैक्ट नहीं पूछा जाएगा आपसे कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है या कौन से देश में है। उस झील की 3-4 विशेषताएं दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इस झील के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना है। हर क्वेश्चन जो आपका इस बार जो आएगा वो आरपीएससी के द्वारा ऐसा पूछा जाएगा कि वो बिल्कुल फैक्ट नहीं होगा, वो उसमें 3-4 चीजें आपके साथ जुड़ी होगी, ठीक है। अब जैसे इस तरह का है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। मैं ये बता रहा हूं कि एटलस आपके लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि अब आरपीएससी क्वेश्चन ऐसे पूछ रही है कि आप पूरा के पूरा भूगोल किसके द्वारा पढ़ें? मानचित्र के द्वारा। अगर आप देखें लेटेस्ट अभी एग्जाम हुआ था लैब असिस्टेंट का, उसमें खनिज क्षेत्र पूछे गए हैं। अभी तक खनिज क्षेत्र जो आते थे वो ऐसे आते थे कौन से राज्य में है या कौन से खनिज के लिए है, एक तरफ खनिज और एक तरफ उनका स्थिति पूछते थे। लेकिन अब क्या पूछे गए हैं कि ये जो खनिज है इनका उत्तर से दक्षिण में सही क्रम बताइए या पश्चिम से पूर्व में सही क्रम बताइए। तो ये रट के नहीं होगा, ये किस में होगा? मैप में देख के, ठीक है ना। मैप में अगर आप देख लोगे एक बार तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये झारखंड में है, ये छत्तीसगढ़ में है। नहीं तो आपको पता ही नहीं है कि छत्तीसगढ़ ऊपर है कि झारखंड ऊपर है, कौन सा राज्य ऊपर है इनमें से बताओ? झारखंड उत्तर में है कि छत्तीसगढ़? लोकेशन में पूछ रहा हूं, झारखंड और छत्तीसगढ़ में से कौन सा उत्तर में है? छत्तीसगढ़ ऊपर है कि झारखंड ऊपर है? झारखंड ऊपर है, उसके ऊपर बिहार है, ठीक है ना। तो ये लोकेशन अगर आपके दिमाग में मैप होगा तो आप आसानी से चीजों को पता लगा सकते हैं। मैप से ही पूछ रहा है तो मैप अगर आप बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहां से मैं उपलब्ध करवा दूंगा। अब कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अब जैसे मान लेते हैं, अब जहां तक मुझे उम्मीद है अब आपको एक आध मैप भी मिल जाएगा एग्जाम में। पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे कि मैप बना के दे देते थे और उसमें लोकेशन पूछते थे। अब जैसे मैप बना के दे दिया भारत का इस तरह से आपको, और आपसे इससे 4 चीजें दे दी, ठीक है। एक पॉइंट मान लेते हैं यहां दे दिया आपको, एक पॉइंट यहां दे दिया इस जगह पर, एक पॉइंट यहां दे दिया और एक पॉइंट मान लेते हैं यहां दे दिया, ठीक है। और इधर की तरफ यहां आपको लोकेशन लिख दी, क्रम लिख दिया कि ए पर कौन सी जगह है, 2 पर, 3 पर और 4 पर, और इनका क्रम आपसे पूछ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इसी तरह से मान लो यहां पर एक जगह है 1 नंबर पर मान लेते हैं, यहां उन्होंने पॉइंट दे दिया खेतड़ी, क्या दे दिया? खेतड़ी। यहां 2 नंबर पे उन्होंने दे दिया मान लेते हैं यहां पर काला हांडी, काला हांडी। 3 नंबर पर उन्होंने दे दिया मान लेते हैं यहां पर घाट शिला, घाट शिला। और 4 नंबर पर दे दिया मलंज खंड, मलंज खंड। और आपसे पूछा जाए कि इनमें से सही स्थिति बताइए कौन सा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए तो मैंने 1 2 3 4 लिख दिया। अब ये पूछ सकते हैं इनकी लोकेशन। अब ये सारे के सारे भारत में वो क्षेत्र हैं जहां पर क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है, ठीक है। ताम्र शोधन कारखाने भी हैं यहाँ पर। तो तांबे के जो क्षेत्र हैं, क्योंकि धात्विक और धात्विक खनिज आपके सिलेबस में दे रखे हैं और तांबा खनिज में ही आएगा।
अब तांबे वाले क्षेत्रों को अगर ऐसे ना पूछने की बजाय कि कहाँ तांबा उत्पादन होता है, 4 क्षेत्र दे दें और आपसे पूछें कि ये जो 4 तांबा क्षेत्र हैं इनका सही क्रम बताइए कि पहले पर कौन सा है, या दूसरे पर, तीसरे पर, या चौथे पर, या इनका क्रम पूछ सकते हैं उत्तर से दक्षिण। तो अगर आपको पता होगा कि ये कहाँ कहाँ पर है तभी तो आप इसको अरेंज कर पाएंगे। जैसे खेतड़ी तो आप जान ही रहे हैं कहाँ पर आ जाएगा, राजस्थान में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो काला हांडी है ये उड़ीसा में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। घाटशिला पड़ता है झारखंड में, कहाँ पड़ता है, झारखंड में। और मलंज खंड पड़ता है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। तो ये लोकेशन आपको केवल और केवल पता चल पाएगी जब आप मैप आपके सामने होगा, या आपके दिमाग में पूरा नक्शा छपा होगा, तभी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें। अब इसके अलावा देखो वर्ल्ड की बात करें, आजकल बहुत कॉमन क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि अगर आरपीएससी थोड़ा सा यूपीएससी का पैटर्न लेती है 50% भी, तो क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन पूरी तरह से विश्लेषण वाले होंगे। कैसे होंगे, विश्लेषणात्मक होंगे। डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं होगा, 3-4 क्वेश्चन उसमें जुड़े होंगे अपने आप में ही। अब एक क्वेश्चन आता है, जैसे मान लेते हैं 4 देशों के नाम दे देते हैं और पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन कौन से देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है या नहीं गुजरती है, या कौन कौन से देशों से कर्क रेखा गुजरती है या नहीं गुजरती है, या कौन कौन से देशों से मकर रेखा। तो ये जो आपकी रेखाएं हैं कौन कौन से महाद्वीपों से गुजरती हैं, कौन कौन से देशों से, ये केवल और केवल आप किसकी सहायता से आसानी से याद रख सकते हैं, मानचित्र की सहायता से, मैप के द्वारा ही याद रख पाएंगे। तो इसलिए एटलस आपको लाना बहुत जरूरी है। तो सारी चीजें एटलस के हिसाब से हो जाएंगी। हाँ, एक मानचित्रावली के नाम से आती है। वैसे दुकानदार को बोलोगे आप एटलस, तो एटलस आप 2 देखो एटलस है, सबसे ज्यादा उपलब्ध है ऑक्सफोर्ड। कौन सी है, ऑक्सफोर्ड की आती है एक, ऑक्सफोर्ड की स्कूल एटलस, स्टूडेंट एटलस आती है। कौन सी, स्टूडेंट एटलस। तो या तो ये आप ले लो, लेकिन सबसे अच्छी जो सरल भाषा में दी गई है वो है ओरिएंट ब्लैक स्वान। ओरिएंट ब्लैक स्वान ये मिलती नहीं है जनरली दुकानों पर, ऑनलाइन मंगानी पड़ती है। इसकी स्कूल एटलस आती है। इसकी क्या आती है, स्कूल एटलस। तो दोनों नहीं लेनी है, जो उपलब्ध हो आपके पास, या कोई भी पहले की पुरानी भी होगी तो वो भी काम चल जाएगा, ठीक है। इनमें से एक एटलस लेके महाद्वीपों को अच्छे से समझ पाएंगे और इंडिया के भी सारे सारे पॉइंट हो पाएंगे। अब जैसे मान लो 3-4 भारत में ऐसे क्षेत्र दे दें, इनका क्रम पूछ लें उत्तर से दक्षिण। जैसे क्वेश्चन देखो, मैं मैप के लिए इसलिए बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन आपके मैप के बेस ही आएंगे। 4 पॉइंट आपको दे दें, एक पॉइंट यहां पर दे दें सतपुड़ा, एक दे दें ताप्ती घाटी, एक दे दें विंध्याचल, एक दे दें नर्मदा घाटी, और एक आपको दे दें अजंता पहाड़ियां, या और भी कुछ पहाड़ियां ले सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित स्थलाकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम बताइए। ऐसे आएंगे क्वेश्चन, आपके ध्यान रखना। स्थलाकृतियों में यह नहीं पूछा कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी बता दो, या ताप्ती नदी कहां से निकल रही है। आपको 4-5 पॉइंट दे देंगे और पूछेंगे इनका उत्तर से दक्षिण में या दक्षिण से उत्तर में सही क्रम क्या है। तो इनको सही तरीके से देख सकते हैं जब आपके दिमाग में क्या होगा, मैप। और मैप में एक बार बना लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे बात करें तो यहां से देखो, सब जानते हैं पहले कौन सी है, नर्मदा नदी, फिर कौन सी है, ताप्ती, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो यहां पर ताप्ती नदी के दक्षिण में अजंता की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं, अजंता। नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी है, सतपुड़ा। और नर्मदा के उत्तर में कौन सी है, विंध्याचल। ये नर्मदा है और ये कौन सी है, ताप्ती। तो दक्षिण से उत्तर के क्रम में देखेंगे तो सबसे नीचे कौन सी आएगी, अजंता। तो पहले कौन सी आ जाएगी, अजंता की पहाड़ियां, फिर इसके ऊपर ताप्ती नदी घाटी, फिर कौन सी आ जाएगी, ताप्ती नदी घाटी, फिर आपके इसके ऊपर कौन सी आ जाएगी, सतपुड़ा, और सतपुड़ा के ऊपर कौन सी है, नर्मदा, और नर्मदा के ऊपर यहां पर कौन सी है, विंध्याचल। तो ये क्रम जो है ये आप याद कर पाएंगे तभी जब आपके कहां से आएगी, इससे, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि क्वेश्चन ये पहले भी अगर आप देखेंगे तो 2018 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया। इसमें 4 पहाड़ियों के नाम दिए गए थे और पूछा गया था कि कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट पर है या कौन सी पूर्वी घाट पर है, या इन पहाड़ियों के उत्तर से दक्षिण में क्या जाते हैं, क्रम पूछ लेते हैं। तो ये आपके इस तरह से रहेंगे। तो मैंने जो सिलेबस लिखाया है
इनमें से लगभग ऐसा नहीं होता कि कोई भी टॉपिक छोड़ पाए। हर साल कभी कभार एक आध बार नहीं आता है, लेकिन हर बार लगभग एक न एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आता ही आता है। और अब जो नए टॉपिक जुड़े हैं विश्व में, जैसे प्राकृतिक वनस्पति जुड़ा है, परिवहन वाला अभी तक जल परिवहन था, लेकिन अब इस बार आपसे पूछ सकते हैं सड़क के बारे में भी, तो ये आपका आएगा। पर्यावरणीय मुद्दे तो पहले से ही था। कृषि वाला भी जोड़ दिया है। ये नए टॉपिक आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में ऐड किए गए एक्स्ट्रा, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। बाकी ये आसान टॉपिक है, ये इजीली हो जाते हैं। तो ये इस तरह से रहेगा पैटर्न। और बताओ किसी को कुछ पूछना है तो हर बात से लगभग 12 से 14 क्वेश्चन आप ये मान लो आते हैं इंडिया और वर्ल्ड से। अब जैसे मान लो पर्यावरणीय मुद्दों की बात करें तो एनालिटिकल क्वेश्चन पहले ऐसे ही पूछा जाता था कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक हरितगृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। अब ऐसे नहीं आएगा आपको। अब आपको पता है कि कौन सी गैस सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस करती है, सब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन अब क्या करेंगे, कथन दे देंगे आपके 2-3। जैसे पहला कथन आपको दे दिया, वैश्विक तापन के लिए CO2 तथा मीथेन सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है, सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है। ठीक है। दूसरा कथन दे दिया, वैश्विक तापन में CO2 का योगदान लगभग 60% है। CO2 का योगदान लगभग 60% है। तीसरा कथन दे दिया, मीथेन गैस में वैश्विक तापन की क्षमता CO2 से बहुत कम होती है। और यहां आपसे पूछेंगे निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। सत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन आपके पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन बी पहला और दूसरा। ऑप्शन सी पहला और तीसरा। और ऑप्शन डी दूसरा और तीसरा। तो बताओ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके। वैश्विक तापन से सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए हर एक टॉपिक को थोड़ा सा आपको कैसे पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में। तो कौन सा आंसर लग रहा है इसमें बताओ। इंडिया और वर्ल्ड टोटल आएंगे, देखें ध्यान रखना, 12 से 13 अलग अलग, 12-13 नहीं आएंगे। कौन सा लग रहा है, बी। कैसे लग रहा है बताओ। कितनी गुना ज्यादा करती है, और कोई भी बता सकता है। अभी कोई नकारात्मक अंक नहीं काटा जाएगा, तो आप तो कल आके अपनी किस्मत को भी आजमा सकते हैं कि कितना सही चल रही है। अच्छा ऐसे बताओ, ए पर कितने लोग सहमत हैं। ऑनलाइन वाले भी कमेंट कर सकते हैं। ए पर कितने लोग हाथ खड़ा करें, जल्दी से बताओ। कोई नहीं। बी पर ज़्यादातर लोग हैं। ठीक है। सी पर नहीं। डी पर भी नहीं। तो ठीक है, आपका आंसर क्या सा आएगा इसमें, बी आंसर ही आएगा। मीथेन, ध्यान रखना, वैश्विक तापन की क्षमता CO2 से कम नहीं होती। क्षमता इसमें CO2 की तुलना में 25 गुना क्या होती है, ज्यादा। मतलब जितना वैश्विक तापन CO2 कर सकती है, उससे लगभग 25 गुना ज्यादा क्षमता होती है कौन सी गैस में, मीथेन में होती है। लेकिन मात्रा इसकी कम है, इसलिए ओवरऑल प्रभाव सबसे ज्यादा कौन सी गैस का आता है, CO2 का आता है। लेकिन क्षमता ध्यान रखना ज्यादा होती है किसमें, मीथेन में। इस तरह से तो ये पहला और दूसरा सही है, तीसरा आपका क्या होगा, गलत। तो मेरा कहने का मतलब है, ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बनाया है कि सीधा नहीं पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन इस तरह से आएंगे जिससे कि पढ़ने में भी टाइम लगे और समझने में भी। तो ये रहेगा। तो करें स्टार्ट फिर अब टॉपिक।
हेडिंग डाल दो पहले आप लोग। देखो हम बात करेंगे महाद्वीपों की विशेषताएं। अब महाद्वीपों में सारी बातें आ जाएंगी। हेडिंग डालना महाद्वीपों की विशेषताएं। महाद्वीपों की विशेषताएं। तो हर एक महाद्वीप को अगर हम पढ़ेंगे तो देखो उसी महाद्वीप के मेन क्या आ जाएंगे, पर्वत। उसी महाद्वीप के क्या आ जाएंगे, पठार। उसी महाद्वीप के आ जाएंगे मैदान। उसी महाद्वीप के आ जाएंगे मरुस्थल। और उसी महाद्वीप के आ जाएंगे नदियाँ। तो 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे और उसी महाद्वीप में आ जाएंगी आपकी कौन सी, झीलें। इस तरह से जब महाद्वीप पढ़ लेंगे तो जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वनस्पति और फसलें, ये भी आपका आसान हो जाएगा। वनस्पति और फसलें इस तरह से है। तो एक एक महाद्वीप की बात करें यहां पर, ठीक है। तो हेडिंग डाल दो आप लोग पहले महाद्वीपों की विशेषताएं। थोड़ा सा यहां जान लेते हैं कुछ बातें। यहां लिख लेना, हाँ, मेजर फीचर्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीपों की विशेषताएं। मेजर फीचर्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो देखो सामने थोड़ी देर, महाद्वीपों की अगर हम बात करें तो हालांकि आपके में एक थ्योरी अभी तो इसमें आपको पढ़नी नहीं है, लेकिन एक थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, शायद सुनी होगी जरूर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सुनी है किसी ने? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यह इसको हिंदी में बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सुना है सबने? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। ये किसने दिया है? अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर। बस इसको थ्योरी को नहीं पढ़ना है, हमको जानना इतना है कि वेगनर ने पहली बार ये बताया था कि महाद्वीप जो अभी हैं वो पहले ऐसी स्थिति में नहीं थे। महाद्वीप सारे आपस में क्या थे? जुड़े थे। तो एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था, उसका नाम क्या था? सुपर कॉन्टिनेंट एक ही था, उसका नाम था पेंजिया। क्या नाम था? पेंजिया। पेंजिया बाद में टूट जाता है 2 भागों में, एक हो जाता है लॉरेसिया और एक हो जाता है गोंडवाना। तो बस उसमें इतना ध्यान रखना, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में कभी कभार आपसे पूछ सकते हैं स्टेटमेंट के तहत, जैसे अफ्रीका कौन से लैंड का हिस्सा है? अंगारा लैंड का है कि गोंडवाना लैंड का है? गोंडवाना का है। तो वही जानना है केवल यहां पर। जैसे पहले एक ही कॉन्टिनेंट था, इसका नाम क्या था? पेंजिया। प्री के हिसाब से केवल इतना जान लो, पेंजिया। पेंजिया 2 भागों में टूट जाता है। कितने भागों में? 2 में। एक को बोलते हैं लॉरेसिया, 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 और दूसरे को बोलते हैं गोंडवाना, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना। अब लॉरेसिया के टूटने से जो भूखंड बनते हैं, जो महाद्वीप बनते हैं, उनमें से एक है आपका उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। एक है आपका यूरोप और एक महाद्वीप है एशिया। और यूरोप और एशिया आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इनके लिए एक ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, यूरेशिया। तो ये तो है लॉरेसिया के टूटने से जो महाद्वीप बने हैं। गोंडवाना लैंड से टूटने से जिन महाद्वीपों का निर्माण हुआ, उन महाद्वीपों में एक है दक्षिणी अमेरिका या साउथ अमेरिका, दूसरा है इसमें अफ्रीका, तीसरा है यहां पर लिख लेना, इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। एक है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, और एक है प्रायद्वीपीय भारत। तो भारत का जो पेनिनसुलर पार्ट है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत।
ये स्थिति है। बस इतना ध्यान रखना है इसमें। तो लिखना एक बार महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तो इसको इसी तरह से लिख दो। पेंजिया और इसके टूटने से लॉरेसिया और एक बनता है गोंडवाना। इसी का लॉरेसिया को ही बोलते हैं अंगारा लैंड। अंगारा लैंड लिख देता हूं मैं भी। ठीक है, ये जो पार्ट है ना लॉरेसिया, इसी को बोलते हैं अंगारा लैंड। तो एक अंगारा और एक गोंडवाना। मैप नहीं लगाया, उसने मैप दिए थे मैंने। हाँ, पेनिनसुलर इंडिया। ये लिख दो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना, ये प्री के हिसाब से, ये थ्योरी आपको नहीं पढ़नी है। अब देखो महाद्वीपों में कितने महाद्वीप हैं, कोई बता सकता है? महाद्वीप हैं 7। वैसे मैं आपको बता दूं 8वें महाद्वीप की पुष्टि भी कर दी है वो, हालांकि वो अभी समुद्र में डूबा हुआ है, लेकिन भविष्य में एक महाद्वीप आपको और पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 1-1.5 लाख साल तक सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे तो 1-1.5 लाख साल बाद वो एक महाद्वीप में विकसित हो जाएगा। महाद्वीपों के क्रम की बात करें तो बताओ, क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में। क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में। एरिया वाइज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहले नंबर पे कौन सा लिखना है? महाद्वीपों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया आ जाएगा। ठीक है, तो पहले नंबर पर आ गया एशिया। दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल में दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। तीसरा बता दो। तीसरा है नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका लिख देना। चौथा बड़ा महाद्वीप साउथ अमेरिका। ठीक है, फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बताओ। क्षेत्रफल में 5वां ही पूछेंगे आपसे, ये अगर आपको पता है तो, क्योंकि जहाँ कन्फ्यूजन होता है उनको पता होता है कि बच्चे कहाँ तक याद रख सकते हैं। जैसे जनसंख्या में नहीं देख रहा आजकल, जनसंख्या में पूछ रहे हैं चौथा 5वां जनसंख्या में ज़्यादा बालक देश कौन सा है। पहला तो सबको पता है, दूसरा सबको पता है, लेकिन आज के आगे पूछते हैं। 5वें नंबर पर है अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका। एरिया वाइज अगर बात हो रही है तो अंटार्कटिका। 6th पोजीशन पर आता है यूरोप और 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। वैसे इसको ओशिनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओशिनिया। द्वीपीय देश है इसमें सारे। तो लिख दो इसको क्रम में एक बार, हिंदी में लिख दूं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और यहां देख देना ओशिनिया। ओशिनिया। एक और महाद्वीप जो पुष्टि की कर दी गई है उसकी 8th कॉन्टिनेंट के रूप में, 8वें महाद्वीप के रूप में एक महाद्वीप है, इसका नाम दिया गया है जीलैंडिया। जीलैंडिया। जीलैंडिया बोलते हैं इसको।
अभी डूबा है समुद्र में, 1.5 मीटर अभी नीचे है। लिख लेना फिर लगा देना। तो एरिया वाइज 5वें नंबर पर आता है कौन सा? अंटार्कटिका। अभी बताएंगे, मैप लगा देना। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में, वैसे लिख गया सबका? लगा दो इसमें मैप। ठीक है, देखो तो महाद्वीप पहचानते हैं सब लोग? यहां जो महाद्वीप देख रहे हैं ये पहले नंबर पर है, इसका नाम है एशिया। एरिया वाइज एशिया है। दूसरे नंबर पर है यहां पर, इसका नाम है अफ्रीका। तीसरे नंबर पर आ जाता है, यहां पर है उत्तरी अमेरिका। ये है उत्तरी अमेरिका, और ये है साउथ अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, 5वें नंबर पर आ जाता है यहां पर, ये है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। ठीक है, 6वें नंबर पर आ जाता है, 5 नंबर पर हो जाएगा। 6वें नंबर पर आपका हो गया ये यूरोप। और ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया। ये है ओशिनिया। तो ये जो न्यूजीलैंड है, यहां पर एक और भूभाग है जो नीचे से ऊपर आ रहा है, ये कहलाता है जीलैंडिया। इतना हिस्सा जो है वो आगे जाके क्या बन जाएगा? जीलैंडिया बन जाएगा। अभी नहीं बना है, लेकिन है, ये महाद्वीप के रूप में आएगा। तो ये 6 महाद्वीप हैं। मतलब मेनली तो ये आपका अंटार्कटिका है, इसकी तो कोई ज़्यादा विशेषता नहीं है, लेकिन मेनली जो है क्वेश्चन आपके कहाँ से आते हैं? इसी पार्ट से। अब एक कॉमन क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, और थोड़ा डिटेल में जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से होकर गुजरती है, या विषुवत रेखा कौन से महाद्वीपों से गुजरती है, या मकर रेखा। ठीक है, सुनिए ये नाम, विषुवत रेखा, कर्क रेखा सुने होंगे। ये जलवायु कटिबंधों का निर्धारण भी करते हैं। तो उसको ऐसे देखो, पहले ये मान लो ग्लोब है, ये क्या है? ग्लोब। ग्लोब के बीचों बीच से 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, और इसी को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, या इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इंग्लिश में इसको इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इक्वली 2 भागों में डिवाइड करती है अर्थ को, इसलिए इसका नाम क्या है? इक्वेटर। इसके ठीक ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी, 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड और 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? जोर से बताओ। कर्क रेखा। कर्क रेखा बोलते हैं इसको, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसको बोलते हैं मकर रेखा, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और इसके ऊपर चले जाएं, यहां पर दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ और 66.5 डिग्री दक्षिण। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आर्कटिक व्रत। क्या बोलते हैं? आर्कटिक व्रत या आर्कटिक सर्किल। और ये जो है इसको बोलते हैं अंटार्कटिक। अंटार्कटिक व्रत या अंटार्कटिक सर्किल। ये सब सुनिए आप लोगों ने। इन्हीं के बीच में देखो, सूर्य के प्रभाव की वजह से यहाँ जलवायु कटिबंधों का निर्माण होता है। यहाँ साल भर तापमान क्या होता है? ज़्यादा, तो इसको उष्ण कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। इसके बीच में जो भी मरुस्थल होगा, जो भी घास का मैदान होगा, वो हमेशा कैसा होगा? उष्ण कटिबंधी होगा। कैसा होगा? ट्रॉपिकल। इसके और ऊपर चले जाएं, ये वाला जो जोन होता है इसको बोलते हैं टेम्परेट। इसको क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, और ऊपर चले जाएं, यहाँ साल भर तापमान माइनस में रहता है, इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। क्या कहा जाता है? शीत। तो इस तरह से ध्यान रखना, इसके नाम हैं।
तो ये वाला जो जोन है यहां से लेकर यहां तक, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, या इंग्लिश में लिखेंगे तो ट्रॉपिकल जोन। और छठवीं की एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा टॉरिड जोन, इसको क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन भी बोलते हैं। इन दोनों तरफ चले जाएं, मतलब कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त, मकर रेखा और अंटार्कटिक, इसके बीच में जो कटिबंध है इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, या यहां लिख देता हूं टेम्परेट जोन, इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे, टेम्परेट। और इधर चले जाएं तो यहां साल भर तापमान माइनस में रहता है तो उसको बोलते हैं शीत कटिबंध, ये कहलाता है शीत कटिबंध, या इंग्लिश में लिखते हैं तो फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन बना लो उसको एक बार, फिर ये सारी चीजें फिट करेंगे महाद्वीपों पे। तो ये जलवायु कटिबंध हैं, इसके आधार पर आपको ये पता चलेगा कि कौन सा घास का मैदान शीतोष्ण है और कौन सा उष्ण है, कौन सा मरुस्थल ठंडा है, कौन सा मरुस्थल गर्म है। ठीक है। अब महाद्वीपों में कोई भी मरुस्थल होगा या कोई भी घास का मैदान अगर होता है, वो अगर कर्क रेखा और आर्कटिक के बीच में होगा तो वो हमेशा कैसा घास का मैदान कहलाएगा, शीतोष्ण। या कोई भी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होगा तो वो हमेशा कैसा होगा, उष्ण। ठीक है, क्योंकि यहाँ साल भर गर्म जलवायु, सूर्य की यहाँ सीधी किरणें पड़ती हैं। अगर सूर्य की पोजीशन की बात करें तो सूर्य साल भर कहाँ रहता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में रहता है। यहाँ सूर्य की किरणें कैसी होती हैं, तिरछी, तो यहाँ तापमान कैसा रहेगा, कम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शीतोष्ण। और यहाँ सूर्य कभी सीधा पहुंचता ही नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से कभी सूर्य यहाँ दिखाई नहीं देता, इस वजह से यहाँ पर साल भर तापमान क्या रहता है, कम, इसलिए बोलते हैं इसको शीत कटिबंध। अब क्वेश्चन आता है कि विषुवत रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से गुजरती है। या 4 महाद्वीपों के नाम दे देंगे, पूछेंगे इनमें से किन किन देश महाद्वीपों से विषुवत रेखा गुजरती है या नहीं गुजरती है। या कर्क रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से गुजरती है या नहीं गुजरती है, या मकर रेखा, या आर्कटिक, या अंटार्कटिक, इस तरह से भी आता है। ठीक है, हटा दो उसको, लिख गया। कुछ आपके मन में हो तो पूछ भी सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है पहली बार ही तैयारी स्टार्ट किया आप लोगों ने, की है पहले, क्या नहीं करिए पहले, तब तो गरीबी ज़्यादा है। ठीक है, हाँ हाँ, ये उत्तरी और दक्षिणी, एन का मतलब है उत्तरी अक्षांश, इसका मतलब क्या है, उत्तरी अक्षांश, नॉर्दर्न लैटिट्यूड। एस का मतलब है दक्षिणी अक्षांश, ये दक्षिणी, ये भी उत्तरी और इधर भी उत्तरी, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी। तो विषुवत रेखा से डिसाइड होता है उत्तरी गोलार्ध, और ये कौन सा है, दक्षिणी। तो यहाँ सारे अक्षांश उत्तर होंगे और यहाँ कौन से होंगे, दक्षिण। तो ये उत्तरी अक्षांश हो गए और ये कौन से हो गए, दक्षिणी। कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ लेना जरूर, क्योंकि ये एग्जाम आपका ऐसा एग्जाम है जितने में जिसमें आपका जितना ज़्यादा बेस मजबूत होगा उतना ही आपके काम आएगा। ठीक है, तो जितना जो भी समझ में नहीं आया बार बार पूछें, क्योंकि एग्जाम में आपको इंटरव्यू भी देना है कि नहीं, वहाँ चुपचाप थोड़ी बैठना पड़ेगा, है तो बोलना पड़ेगा कि नहीं। तो बोलने की प्रैक्टिस यहीं से होगी। जब यहाँ अपने साथ लोगों के साथ नहीं बोल पाओगे तो वहाँ तो धुरंधर बैठे होते हैं 20-20, 25-25 साल एक्सपीरियंस के, और अब तो एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठा रहता है जो आपको घूरता ही रहेगा केवल, समझे कि नहीं, बॉडी लैंग्वेज चेक करता है वो, कि कोई भी क्वेश्चन पर आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे रिएक्ट कर रही है, ये है। तो उसके हिसाब से भी आपको चलना, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट रहना है, ऐसे नहीं अंदर ही अंदर चुपके बोल ही नहीं रहे हैं, ना क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये चीज़ें इस एग्जाम में नहीं चलेंगी, ध्यान रखना, क्योंकि अभी कोई स्कूल का तो आप पेपर दे नहीं रहे, ना कोई कॉलेज की चल रही क्लास, ये कंपटीशन क्लास है। और कंपटीशन क्लास में आपके दिमाग में जितने ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप टीचर से पूछोगे उतना ही ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी कि नहीं। तो उस क्वेश्चन को अंदर नहीं रखना है, टीचर जवाब नहीं दे पाएगा तो कल देगा, लेकिन सारे टीचर से क्वेश्चन जरूर पूछना है। आपके अंदर जितना भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं किसी भी पार्ट को लेकर, कोई भी टॉपिक चल रहा है करंट के हिसाब से, करंट तो पढ़ ही रहोगे आप लोग, करंट पढ़ रहे हैं कि नहीं सब लोग, ठीक, करंट पढ़ो अच्छे से, और करंट पढ़ो थोड़ा सा व्याख्यात्मक तरीके से, ऐसा नहीं कि क्या खाली फैक्ट याद कर लो, फैक्ट से नहीं काम चलेगा, करंट आपका अच्छा खासा आएगा। तो करंट से पढ़ो चीज़ों को, और डिटेल में पढ़ो, थोड़ी सा डिटेल में करंट को अच्छे से पढ़ोगे तो चीज़ें क्लियर आएंगी।
करंट बिल्कुल निर्धारित है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, उसको थोड़ा सा तैयार कर लो और डिटेल में तैयार कर लो, जिससे कि आसानी से चीज़ें समझ में आए। और करंट के हिसाब से भी जो टॉपिक चल रहा है और आपके दिमाग में नहीं आ रहा है कि यार ये क्या है, तो आप उसको पूछो दूसरे दिन, जिस चीज़ से संबंधित है। जलवायु से संबंधित कोई आ रहा है, जैसे आजकल अल्नीनो को लेकर सुनाई दे रहा होगा आपको। अल्नीनो क्या है, वैसे हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल में, उसको अच्छे तरीके से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका वहाँ से। अल्नीनो कहाँ प्रकट होती है, कौन से महीने में प्रकट होती है, जलवायु पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, भारत की के सकारात्मक पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जितनी ज़्यादा होगी ना, आंसर करने में आपको उतना अच्छा लगेगा, क्योंकि फैक्ट तो सीधा आएगा नहीं, सीधा डिटेल में आएगा आपका। ये बात क्लियर सबको? अक्षांश रेखाओं के आधार पर जलवायु कटिबंध निर्धारित होते हैं, और ये जलवायु कटिबंध है। ये जो यहाँ पर जो जलवायु पाई जाएगी, वहाँ सालभर तापमान 18 डिग्री से क्या मिलेगा, ज़्यादा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय। इस वाले क्षेत्र में सालभर तापमान 10 से 18 के बीच में रहता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, शीतोष्ण। और यहाँ सालभर तापमान किस में रहता है, माइनस में, तो इसीलिए ये शीत कटिबंध कहलाता है, फ्रिजिड जोन। अब किस महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है, उसको इस तरीके से समझ लो आप लोग। एक तरफ महाद्वीप, फिर देशों में भी जानेंगे, अलग अलग महाद्वीप में जब पढ़ेंगे तो। महाद्वीपों में अगर क्रम से बात करें क्षेत्रफल के आधार पर, तो हम महाद्वीपों का क्रम जान ही चुके हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया, उसके बाद कौन सा है, अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद आता है अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर पड़ता है, कोई अक्षांश रेखा नहीं गुजरती है, तो उसको यहां पर हमने हटा दिया। तो 5 नंबर पर कौन आ जाएगा, यूरोप, और 6 नंबर पर आ जाएगा फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इस तरह से है। अब इन महाद्वीपों को बस ऐसे याद रखना है आपको। एक ट्रिक है याद रखने की, महाद्वीपों के आगे 3 बार इन महाद्वीपों के आपने लिख लिया क्या, आम, तो 3 तो हो गए आम, आम का सीजन चली रहा है अभी, और 3 आपने लिख लिए कवि। 2 बार कवि आपने इस तरह से लिख दिया, और 1 बार कवि आपने ऐसे लिख लिया। महाद्वीपों से अगर पूछा जा रहा है तो आपका क्वेश्चन यहाँ कवि गलत नहीं होगा, इतना याद रखना है। अब ये आम और कवि है क्या, तो देखो आ का मतलब है आर्कटिक व्रत, क्या मतलब है, आर्कटिक, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। म का मतलब है मकर रेखा, म का मतलब क्या हो जाएगी, मकर रेखा। क का मतलब हो जाएगा कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और वी का मतलब हो जाएगा विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। अब कुछ आ रहा है को समझ में? अब देखो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, तो एशिया महाद्वीप के आगे 3 आप दे रहे हैं शब्द आ रहे हैं। आज से क्या हो जाएगा, आर्कटिक, का से हो जाएगा कर्क रेखा, और बी से विषुवत रेखा। ये 3 रेखाएं गुजर रही हैं एशिया से, आर्कटिक, कर्क और विषुवत। अगर पूछ लिया जाए अफ्रीका महाद्वीप से कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, तो अफ्रीका से मकर रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है, और विषुवत रेखा भी गुजरती है। तो तीनों मुख्य अक्षांश रेखाएं कौन से महाद्वीप से गुजरती हैं, अफ्रीका से, कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी, और विषुवत रेखा। उत्तरी अमेरिका से पूछा जाए तो उत्तरी अमेरिका से आर्कटिक और कर्क रेखा, दक्षिणी अमेरिका से गुजरती है मकर रेखा और विषुवत रेखा। यूरोप से एक ही लाइन गुजरती है, और वो कौन सी है, आर्कटिक, और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरती है क्या, मकर रेखा। इसका ठीक उल्टा पूछ लेते हैं। उल्टा कैसे, ऐसे पूछ लेंगे, मान लेते हैं कि कर्क रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से गुजरेगी, एशिया, बोलो जोर से, दूसरा अफ्रीका, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। चौथा ऑप्शन आपका क्या होगा, दक्षिणी अमेरिका ही होगा। तो दक्षिणी अमेरिका के सामने कर्क रेखा नहीं है। तो 3 महाद्वीपों से गुजरती है कर्क रेखा, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि विषुवत रेखा कौन कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो विषुवत रेखा कहां पर है, एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका से गुजरती है। अगर इसी तरह से पूछ लिया जाए कि मकर रेखा कौन कौन से महाद्वीप से गुजरती है, तो मकर देखो कहां पर है, अफ्रीका, मकर कहां पर है, दक्षिणी अमेरिका, और मकर कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह से आर्कटिक पूछा जाए तो हो जाएगा आसानी से, लिख लो इसको फिर। तो किस महाद्वीप से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, उसको याद रखने का तरीका है ये।
ठीक है सबका। अब इसमें महाद्वीपों की बात कर लेते हैं, तो पहले हेडिंग डाल लो आप लोग, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका कॉन्टिनेंट। देखो इसकी कुछ मैं पॉइंट लिख देता हूँ। अफ्रीका महाद्वीप तो आप जान ही चुके हैं, क्षेत्रफल और जनसंख्या में दूसरा बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में दूसरा बड़ा महाद्वीप कहलाता है। सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन। अगर वर्ल्ड के टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 20.32% है। ये कितना है? 20.3। और विश्व की कुल जनसंख्या की बात करें कि अफ्रीका में कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो ये है 15.6%। टोटल कितनी है? 15.6। एरिया, टोटल एरिया की बात करें तो उसका कितना है? 20% है और जनसंख्या है लगभग 15%। तो ये है एरिया वर्ल्ड के एरिया के कंपैरिजन में। दूसरा, अफ्रीका महाद्वीप जो है इसको डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? डार्क कॉन्टिनेंट। क्यों बोलते हैं इसको? हिंदी में इसको बोलते हैं अंध महाद्वीप। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहने के पीछे कारण, धूप से तो अंधा क्यों होगा? धूप से तो दिखाई जा देगा। पढ़े लिखे से डार्क का क्या मतलब है? आंधी नहीं, अंध का, अंध का मतलब डार्क से, आंधी से नहीं। तो अवेयरनेस से अंध का क्या मतलब? डार्क से क्या मतलब क्या होगा? इलिटरेसी भी नहीं कारण है, ध्यान रखिए। देखो, हालांकि ये पिछड़ा महाद्वीप है, पर पिछड़ा महाद्वीप की वजह से इसको डार्क नहीं बोलते। डार्क इसको बोला जाता है, एक्चुअली ये महाद्वीप की स्थिति ऐसी है, जैसे ये है अफ्रीका महाद्वीप के जो आंतरिक भाग हैं, मतलब अफ्रीका के जो बाहरी भाग हैं, तटीय क्षेत्र हैं, वहां पर तो दूसरी दुनिया के लोग पहुंच गए थे। लेकिन अफ्रीका का जो आंतरिक भाग है, इसके आंतरिक भाग की खोज बहुत बाद में हुई है। इसके आंतरिक भागों की खोज बाद में हुई है। बाद में जैसे जैसे ये जो भाग हैं जहां समुद्र से लगते हैं, यहां तो दूसरी दुनिया के देश, यूरोपीय लोग पहुंच गए थे आसानी से। लेकिन अफ्रीका का ये जो भाग है, आंतरिक भाग, यहाँ के बारे में दुनिया को कुछ नहीं पता था। ठीक है। और यहाँ पर दो यूरोपीय गए थे, एक का नाम था स्टैनले और एक का नाम था लिविंगस्टोन। स्टैनले और लिविंगस्टोन गए तो उन्होंने देखा कि अंदर तो दुनिया ही अलग है, मतलब अंदर पूरा क्या है, ऐसा है कि दुनिया को पता ही नहीं है क्या है। तब इसको नाम दिया था उन्होंने ही डार्क कॉन्टिनेंट। जैसे होता है ना, कोई चीज़ अंधेरे में तो पता ही नहीं हमें क्या चल रहा है इसके अंदर, ठीक है, वो वाली बात है। तो ये जो रीजन है, क्योंकि यहाँ बहुत घना जंगल पाया जाता है। यहाँ कॉन्गो बेसिन है, यहाँ पर कौन सी बेसिन है? कॉन्गो। और कॉन्गो बेसिन में इतना घना जंगल पाया जाता है कि यहाँ आपको वन्य जीव ही दिखाई देंगे, इंसान यहाँ पर नजर नहीं आते। यहाँ पर एक जनजाति निवास करती है इस दलदली क्षेत्र में, उसका नाम है पिग्मी। यहाँ पर कौन सी जनजाति है? पिग्मी। पिग्मी रहते हैं। और पिग्मी के बगल में ही एक जनजाति और रहती है, उसको बोलते हैं बंतू। पिग्मी और बंतू के अंदर रात के अंधेरे में व्यापार होता है, उसको बोलते हैं साइलेंट ट्रेड, मूक व्यापार कहा जाता है। मूक व्यापार का मतलब यह है कि दोनों व्यापार करते समय ना तो एक दूसरे को देखते हैं, ना एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ऐसा सिस्टम है इनका, पहले से ही चला रहा है, पूर्वजों के टाइम से ही। अब ये क्या करते हैं, जैसे पिग्मी पेड़ों पर रहते हैं, पेड़ों पर रहने वाली जनजाति है, तो पेड़ों से गोंद है, छाल है, कंदमूल, फल है, ये प्राप्त करते हैं। बंतू जो है वो थोड़ी बहुत खेती करती है। दोनों को अगर अपने उत्पादों को एक दूसरे को बेचना होता है तो एक एरिया बना लेते हैं पर्टिकुलर जगह पर। यहाँ पर रात में पिग्मी अपना माल यहाँ रख के चले जाएंगे, और अगर बंतू को जरूरत है तो वो इसको ले जाएगा, इसके बदले में चावल वगैरह रख देते हैं, मक्का वगैरह रख देते हैं। ऐसे व्यापार चलता है, ना तो कभी एक दूसरे को देखते हैं और ना एक दूसरे को कभी जानते हैं। अगर एक दूसरे आमने सामने आ भी जाते हैं तो बहुत भयंकर लड़ाई हो जाती है इनमें, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते,
एक कबीला दूसरे कबीले को अटैक करते रहते हैं, तो ऐसा है। तो इस तरह की जो यहाँ पर सोशल सिस्टम चल रहा था वो दुनिया से बिल्कुल कैसा था, कटा हुआ था। उन्होंने कहा कि ये तो अंदर अलग ही दुनिया है, अलग तरह की दुनिया, इसलिए इनको बोला अंध महाद्वीप, डार्क कॉन्टिनेंट कहा गया है। एक्सप्लोर नहीं हुआ था पूरी तरह से, इस वजह से इसको बोला गया है अंध महाद्वीप। ऐसे नहीं बोला गया कि यहाँ काले लोग पाए जाते हैं, इस वजह से नहीं, ये केवल बाहरी दुनिया से कैसा था, अलग तरह का था, इस तरह से है। अलग तरह की दुनिया है, पिग्मी पेड़ों पर रहते हैं, बंतु खेती करते हैं, बगल में यहाँ मसाई जनजाति रहती है। एक जनजाति अगर आपने सुनी होगी तो मसाई, मसाई मारा जनजाति। मसाई जनजाति जो है वो आपकी ऐसी जनजाति है कि वो गाय पालती है भारी मात्रा में, ठीक है ना। मसाइयों के कबीले होते हैं अपने अलग अलग, तो मसाई जो है गाय पालती है, लेकिन गाय का दूध नहीं पीते, वो गाय का खून पीते हैं। क्या पीते हैं, खून। गाय का गर्दन में छेद करते हैं, सुबह सुबह नाश्ता करना होता है तो छेद से खून निकालते हैं और सब लोग उसका नाश्ता करते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम है इनका, और ऐसा सिस्टम दुनिया को पता ही नहीं था कि ऐसा भी चल रहा है। तो मसाई का एक ऐसा सिस्टम है, मैं दिखाता हूँ आपको मसाई का। इसमें नेट चल रहा होगा इसमें, तो अब तो दुनिया को सब देखने को मिलता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था, किसी को नहीं पता था। यहाँ मसाई, मसाई ट्राइब इस तरह से है। ये मसाई ट्राइब है। अब तो कपड़े पहनने लग गए क्योंकि बाहरी आधुनिक लोगों से मिलने लग गए। गाय की गर्दन में छेद करते हैं थोड़ा सा, इस तरह से अपना पात्र भरते हैं और इससे फिर इस तरह से नाश्ता करते हैं ये लोग। ये इनका दैनिक कार्य है, इस तरह का है। तो इस तरह की ये सिस्टम यहाँ पर चलता है, तो इसलिए इसको बोला गया डार्क कॉन्टिनेंट, ऐसा महाद्वीप है ये। दूसरी बात क्या है कि इस महाद्वीप को गर्म महाद्वीप भी कहा जाता है। कैसा महाद्वीप बोलते हैं, गर्म। गर्म महाद्वीप इसलिए कहा जाता है कि सूर्य सालभर लंबवत रहता है यहाँ पर। सूर्य क्या रहता है, सालभर लंबवत। क्यों सालभर लंबवत रहता है, क्योंकि हम बात कर ही चुके हैं, यहाँ से गुजरती है कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा, यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा, और यहाँ से गुजरती है मकर रेखा। तीनों रेखा इससे गुजरती है। विषुवत रेखा भी इसी महाद्वीप से गुजरती है, कर्क रेखा भी इस महाद्वीप से गुजरती है, और मकर रेखा भी गुजरती है। और सूर्य सालभर इसी बीच में रहता है, इसलिए ये गर्म महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। इसको उष्ण महाद्वीप या गर्म महाद्वीप भी बोलते हैं। एक बात और इसमें है, यहां से गुजरती है अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर। ये भी इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। अब इस आधार पर अगर आप देखो तो विषुवत रेखा से तय होता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ये महाद्वीप आप देख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में भी और कहां पर है, दक्षिणी में भी। इसके आधार पर तय होता है पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। तो ये पश्चिमी गोलार्ध में भी आता है और किसमें आता है, पूर्वी में। तो एकमात्र ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप जो ग्लोब पर चारों गोलार्धों में आता है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिण में, पश्चिम में भी, और कहां पर है, पूर्व में भी आता है। तो इससे संबंधित ये पॉइंट लिखो, पहले कुछ लिखना। पहला पॉइंट लिखना, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में दूसरा बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल तथा जनसंख्या में दूसरा बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में दूसरा बड़ा महाद्वीप है। विश्व के कुल स्थल भाग का, टोटल एरिया ऑफ लैंड मास, विश्व के कुल स्थल भाग का 20.32% तथा कुल जनसंख्या का 15.6% इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, इस महाद्वीप के आंतरिक भागों की खोज बहुत बाद में हुई। इंटीरियर्स ऑफ दिस कॉन्टिनेंट वॉज डिस्कवर्ड इस महाद्वीप के आंतरिक भागों की खोज बहुत बाद में हुई। इंटीरियर्स ऑफ दिस कॉन्टिनेंट वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम
इस महाद्वीप के आंतरिक भागों की खोज बहुत बाद में हुई, इसलिए इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं। इंटीरियर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, सो दिस कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो कॉल्ड डार्क कॉन्टिनेंट। डार्क कॉन्टिनेंट, ठीक है। आगे लिखना, इस महाद्वीप को आधुनिक मानव की जन्म स्थली भी कहते हैं। आधुनिक मानव की जन्म स्थली, बर्थ प्लेस ऑफ मॉडर्न मैन। इस महाद्वीप को आधुनिक मानव की जन्म स्थली भी कहते हैं, बर्थ प्लेस ऑफ मॉडर्न मैन। आगे लिखना, इस महाद्वीप के पूर्वी भाग से आधुनिक मानव के सबसे पुराने साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एंशियंट एविडेंसेस of modern men are found in eastern part of this continent। इस महाद्वीप के पूर्वी भाग से आधुनिक मानव के सबसे पुराने साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे लिखना, इस महाद्वीप से कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा, लिखना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। इस महाद्वीप से कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। इसलिए इसे गर्म महाद्वीप भी कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड हॉट कॉन्टिनेंट या टेम्परेट कॉन्टिनेंट, ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट, गर्म महाद्वीप भी कहा जाता है। आगे लिखना, इस महाद्वीप से प्राइम मेरिडियन या प्रधान मध्याह्न रेखा भी गुजरती है। इस महाद्वीप से प्राइम मेरिडियन, इसी को बोलते हैं ग्रीनविच लाइन। सुना है इसका नाम? ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच रेखा। इस महाद्वीप से प्रधान मध्याह्न रेखा है, ग्रीनविच रेखा भी गुजरती है। इसी से अंतर्राष्ट्रीय समय का निर्धारण होता है। टाइम यहीं से निकालते हैं पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, आगे लिखना नेक्स्ट। यह महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, यह महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो ग्लोब के चारों गोलार्धों में स्थित है। It is the only continent in the world which is located या lies in all four hemispheres of the earth। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो ग्लोब के चारों गोलार्धों में स्थित है। देखो सामने,
अब जैसे ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के आधार पर उत्तरी गोलार्ध हो जाता है और कौन सा दक्षिणी, और अफ्रीका की स्थिति लगभग इस तरह से है। यहाँ पर है आपको अफ्रीका महाद्वीप, तो अफ्रीका आप देख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में भी हो गया और कहाँ हो गया, दक्षिण में भी। इसी तरह से ग्लोब को दूसरे तरीके से देखो, ये ग्लोब है, यहाँ से गुजर रही है ग्रीनविच रेखा, ये है प्रधान मध्याह्न रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं। इसके आधार पर यह गोलार्ध कहलाता है पूर्वी गोलार्ध, और इस गोलार्ध को बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न। और अफ्रीका यहां स्थित है, इस प्रकार से देखा जाए तो अफ्रीका पश्चिम में भी और कहां पर है, पूरब में भी। तो ये इस तरह से दिखाई देता है चारों गोलार्धों में। तो पूछा जाए कौन सा महाद्वीप चारों गोलार्धों में, तो अफ्रीका, और कोई महाद्वीप ऐसा नहीं है, ये एकमात्र महाद्वीप है। आगे लिखना नेक्स्ट, पॉइंट डालना, अफ्रीका की भौगोलिक स्थिति, अफ्रीका की भौगोलिक स्थिति। कल मैं आपको मैप दिलवा दूंगा यहां से, लेकिन एटलस आप लोग कल जरूर लेकर आना सब लोग, तभी समझ में आएगा ये टॉपिक आपको अच्छे से। पॉइंट डालना, फिजियोग्राफिक लोकेशन ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की भौगोलिक स्थिति। अब ये अफ्रीका है, देखो ये महाद्वीप आप पहचान ही रहे हैं कौन सा है, अफ्रीका। अफ्रीका के अगर हम पश्चिम में आ जाएं तो यहां पर एक महासागर आपको दिखाई देगा, इसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर। क्या नाम है इसका, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन, ठीक है। अफ्रीका के इधर आ जाएं तो यहां पर एक और महासागर है, इसको बोलते हैं हिंद महासागर, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। इधर इंडियन ओशियन है और इधर की तरफ कौन सा है, अटलांटिक। अफ्रीका के उत्तर में आ जाएं तो यहां पर एक और सागर है जिसका नाम है भूमध्य सागर, यहां आपको दिखाई देगा भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। और यहां पर अगर हम बात करें तो एक और सागर है जिसको बोलते हैं लाल सागर, लाल सागर, यह है रेड सी, लाल सागर। लिख लो इसको ऐसे ही, ऐसे लिख दो उसको शॉर्ट में, ऐसे बीच में अफ्रीका, मैप मत बनाओ भले ही। इसके उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पश्चिम में लाल सागर, पूरब में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक। लोकेशन पता चल जाएगी इसकी। 10:45 तक की क्लास क्या है, ठीक है, तो कल बात करेंगे कल, लेकिन एटलस आप जरूर लेके आना जिससे जल्दी समझ में आ जाएगा, टाइम आपका बच जाएगा।